हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। आपका वेलकम है मेरे चैनल रेनबो फिजिक्स बाय मेगा पे। तो स्टूडेंट, डायमेंशन एनालिसिस का तीसरा एप्लीकेशन कर रहे हैं। और तीसरे एप्लीकेशन में, जैसे हमने पहले एप्लीकेशन में क्या पढ़ा था, हमने पहले एप्लीकेशन में एक सिस्टम ऑफ यूनिट को दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट्स में चेंज किया था। दूसरे एप्लीकेशन में हमने क्या पढ़ा था, हमें कोई भी इक्वेशन या फॉर्मूला दिया था, उसका उसका करेक्टनेस को चेक करना था। और अब वाले एप्लीकेशन में आपको कुछ एक फिजिकल क्वांटिटी दी होगी और आपको बताया गया होगा कि वो फिजिकल क्वांटिटी किस किस बात पर डिपेंड करती है, कौन कौन सी क्वांटिटी पर डिपेंड करती है। फिर आपको उसके लिए फॉर्मूला डिड्यूस करना पड़ेगा। तो डिडक्शन ऑफ फॉर्मूला थर्ड एप्लीकेशन है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि फोर्स F जो है वो डिपेंड करता है मास M और एसिलेशन A पे। तो हमें F इक्वल टू M फॉर्मूला वहाँ से डिराइव करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। तो कैसे करेंगे, स्टेप बाय स्टेप को समझिए। अगर आप एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से करते हैं तो बाकी क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से आ जाएंगे, खुद ही समझ में आने लग जाएंगे। इतना ईजी मेथड है कि एक अच्छे से आ गया तो बाकी तो आपके ऐसे ही बनने लगेंगे सारे। तो आप पहला क्वेश्चन बड़ा ध्यान से देखिएगा। तो इस क्वेश्चन में आपको दिया गया कि एक सेंट्रीपिटल फोर्स दिया हुआ है F, और ये सेंट्रीपिटल फोर्स तीन बातों पर डिपेंड करता है। कह रहे हैं मास पार्टिकल के, वेलोसिटी पार्टिकल की, और रेडियस पार्टिकल का। तो हमको ये दिया है F इज प्रोपोर्शनल टू mv/r, लेकिन पावर क्या है इनकी ये नहीं बताया, तो हमने अपनी तरफ से मान लिया कि पावर ये रहेगी। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो ये कांस्टेंट आएगा k, m पावर a, v पावर b, r पावर c। इक्वेशन 1 करके रख दो। अब हमको प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से पता है कि अगर ये फॉर्मूला करेक्ट है, ठीक है, अगर ये करेक्ट है तो इसके करेक्टनेस के लिए हमें, जब हम लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन रखेंगे और राइट हैंड साइड की डायमेंशन रखेंगे तो दोनों डायमेंशन जो होंगी आपकी क्या आएगी, सेम आएगी। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, दोनों साइड की डायमेंशन पुट करते हैं। एफ की डायमेंशन पुट करिए तो ये होता है आपका फोर्स, तो MLT -2। के कांस्टेंट, ऐसे कोई डायमेंशन नहीं है, अभी खाली के लिख दिया मैंने। एम मास है, इसकी डायमेंशन m पावर a, v वेलोसिटी है, इसकी डायमेंशन LT -1 पावर p, डायमेंशन फॉर्मूला मतलब। और आर है आपका लेंथ, तो L की पावर c। यहाँ तो सॉल्व ही है, ऐसे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है ज़्यादा। आप क्या करिए, राइट हैंड साइड को सॉल्व करिए। तो ये जाएगा आपका m पावर a, L पावर b, और t की पावर -1 इंटू b है तो t पावर -b, L की पावर c है तो LC। थोड़ा सा इसे एडजस्ट कर देते हैं। तो m की पावर तो आपकी a आ रही है, L की पावर आ रही है b और c, दोनों पावर ऐड होंगी b प्लस c, और t की पावर आ रही है -b, और यहाँ पे क्या आ रहा है आपका MLT -2। अब देखिए दोनों साइड, प्रिंसिपल होमोजेनिटी क्या कहती है कि दोनों साइड का डायमेंशन फॉर्मूला सेम होना चाहिए, या हम दोनों साइड की डायमेंशन सेम होनी चाहिए। मतलब जो m की पावर यहाँ है वो यहाँ m की पावर के इक्वल होगी, जो L की पावर यहाँ है वो L की पावर यहाँ के इक्वल होगी। तो हमने कंपेयर किया, दोनों साइड के डायमेंशन को कंपेयर किया। कंपेयर करने में हमको क्या पता लगा, यहाँ m कुछ नहीं दिया तो 1 हुआ, L कुछ नहीं दिया तो 1 हुआ, तो यहाँ से a इक्वल टू, तो सीधा सीधे क्या आ गया 1। एक चीज आ गई आपकी, b प्लस सी इक्वल टू हो गया 1, b प्लस सी इक्वल टू 1, और -b इक्वल टू -2, -b इक्वल टू -2, माइनस माइनस कैंसिल, तो b कितना आ गया आपका 2। तो a1 b2, और c निकल गया आपका 1 माइनस b, यहाँ चल गया -b, तो c इक्वल टू 1 माइनस b हो गया -2, तो c की वैल्यू आ गई -1। तो a b c की जो वैल्यू हमारी आई, इसको पुट कर दिया हमने इक्वेशन 1 में। तो इक्वेशन 1 बन गई आपकी f इक्वल टू k, ठीक है, m v r पावर a b c थी, तो a 1 2 -1, 1 2 -1 दिख रहा है ना आपका, 1 2 -1। अब देखिए इसे ऐसे लिख सकते हैं f इक्वल टू k, m पावर 1, ऐसे 1 लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसको v² लिख सकते हैं, r की पावर 1 को नीचे भेजेंगे तो ये r की पावर 1 हो जाएगा, तो इसको हम खाली ऐसे लिख सकते हैं mv² अपॉन r। तो हम बाद, ये फॉर्मूला आपका डिराइव हो गया या रिड्यूस हो गया, mv² अपॉन r, k आया है, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन में दिया है कि k की क्या वैल्यू, तो आप पुट कर सकते हो। वैसे नॉर्मली ये फॉर्मूला मुझे पता है तो मैं लिख दे रही हूँ, क्योंकि हमें पता है कि फॉर्मूला जो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है वो F इक्वल टू mv² अपॉन r होता है। तो मुझे पता है तब मैं लिख रही हूँ, अगर आपको पता नहीं है तो आप इतना ही आंसर निकालेंगे, यहीं पे आंसर आ गया आपका, आप इतना ही आंसर निकाल के रख दीजिएगा, क्योंकि हमें पता है सिंस k इक्वल टू 1 होता है, मुझे पता है क्वेश्चन में भी दिया जा सकता है, नहीं दिया अभी तो F की वैल्यू कितनी आ गई mv² अपॉन r। ये फॉर्मूला हो गया आपका सेंट्रीपिटल फोर्स का। तो बहुत ही सिंपल है, आपको स्टूडेंट इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपको सिर्फ क्या करना है,
सारी बॉडी दिखना है कि किन आपकी फिजिकल क्वांटिटी किस किस बात पर डिपेंड करती है। पावर ए बी सी में से लिखना है, दोनों साइन की डायमेंशन लिखनी है, कंपैरिजन करना है, एबीसी निकालना है, पुट कर देना है, फॉर्मूला आपका डिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कंसिडर अ सिंपल पेंडुलम हैविंग अ बॉब अटैच्ड टू अ स्ट्रिंग that oscillates under the action of force of gravity. If the period of oscillation depends upon mass of the bob m, length of the pendulum l, and acceleration due to gravity g, derive an expression for time period. देखिए आपको टाइम पीरियड दिया है और आपको टाइम पीरियड कहा है कि 3 बातों पे डिपेंड करता है, एक तो मास ऑफ बॉब, लेंथ और ग्रेविटी। ठीक है, फिर टाइम पीरियड का आपको फॉर्मूला निकालना है, तो आपको टी डिपेंड करता है 3 बातों पे, किस पे, एम, एल और जी। लेकिन कितनी पावर पे डिपेंड करता है वो नहीं दिया, तो हमने ए बी और सी से कंसिडर कर लिया। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया तो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ गया, एम एल पावर बी सी, क्वेश्चन 1 कर दिया इसको। ठीक है, अब हमने दोनों साइड की डायमेंशन लिख दी, क्योंकि हमें पता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से डायमेंशन फॉर्मूला दो, या डायमेंशन दोनों साइड एक ही होगी, तो ये हो गया आपका टाइम पीरियड है, तो टी, के की कोई डायमेंशन नहीं होगी, मास एम की डायमेंशन एम ही होती है, एल होता है यहाँ पे लेंथ, तो इसकी डायमेंशन एल ही होगी, और जी एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, और एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी की डायमेंशन एल टी माइनस 2 ही होती है, एसिलेशन की जो होती है। ठीक हो गया, थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं, तो ये कितना आ गया आपका के, ये हो गया एम पावर ए, एल पावर बी, और ये हो गया एल पावर सी, टी माइनस 2 सी। समझ में आया ना आपको, -2 इंटू सी, -2 सी। थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं, इसकी पावर वावर जो ऐड हो रही है इनको ऐड कर लेते हैं, तो एम पावर ए, एल पावर बी और पावर सी है, तो ऐड हो जाएंगी पावर बी प्लस सी, टी पावर -2 से। ठीक है, दोनों साइड कंपेयर करते हैं पावर्स को या डायमेंशन को कंपेयर करते हैं, तो ए के साथ यहाँ पे कुछ नहीं है तो इसका मतलब 0 है, एम की पावर 0 है इसका मतलब। ठीक है, बी प्लस सी के साथ भी एल वाला टर्म नहीं है, तो बी प्लस सी भी कितना आ गया आपका 0। ठीक है, और -2 सी के साथ क्या है, यहाँ कुछ नहीं दे रखा है तो 1 हुआ। ठीक है, ये एल और टी देखो, एम और एल तो मिसिंग ही है, एम और एम मिसिंग है, तो इसका मतलब ये है मिसिंग है, तो टी गिवन है आपको, कुछ नहीं दिया पावर, तो 1 होगी पावर, तो -2 सी हो गया आपका 1, तो सी कितना हो गया -1/2, ए 0 आ गया, सी -1/2, तो बी कितना आएगा, बी माइनस सी वाले -1/2 रखा, तो कितना आ गया आपका, बी आ गया 1/2। अब हमने इन तीनों वैल्यूज को रखा इक्वेशन 1 में, तो टी कितना हो गया आपका, टी इक्वल टू के था, एम एल और जी, पावर ए बी सी थी, तो ए पावर हो गई 0, बी पावर हो गई आपकी 1/2 और सी पावर हो गई -1/2। एम की पावर 0 मतलब क्या है, किसी की पावर 0 मतलब 1, मतलब एम मिसिंग है, इसका मतलब वो एम पे डिपेंड करता ही नहीं था, सिर्फ कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए आपको एम दिया था, वो एम पे डिपेंड करता ही नहीं था। ठीक है, एल की पावर 1/2 है, जी की पावर को भी पॉजिटिव बनाना चाहती है तो -1/2 को नीचे ले आएंगे, तो जी की पावर 1/2। अब 1/2 पावर कहीं पे है, इसका मतलब क्या होता है, अंडर रूट, स्क्वायर रूट, तो इसको मैं लिख सकती हूँ टी इक्वल टू के अंडर रूट एल अपॉन जी। ये आ गया आपका आंसर। क्वेश्चन में आपको के दिया नहीं है, आपको भी नहीं मालूम है, तो ये फुल आंसर हो गया आपका। ठीक है, लेकिन मुझे आपको पता है कि के की वैल्यू 2 पाई होती है, तो मैं ऐसे लिख सकते हैं टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। ये जरूरत नहीं है, ये जरूरी नहीं है कि आप करें। ठीक है, जिसको पता वो लिख सकता, नहीं तो ये आपका फुल आंसर हो गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था सेकेंड, इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इससे जो फॉर्मूला निकलने वाला है, ऐसा ही फॉर्मूला हमने सेकंड एप्लीकेशन में भी देखा था, सेकंड एप्लीकेशन जब पढ़ा था। तो आपको दिया है फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रेस्ड स्ट्रिंग, एक खिंची हुई आपकी डोरी या स्ट्रिंग है, उसका जो फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन मतलब न्यू जो होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन, फ्रीक्वेंसी 1 अपॉन टाइम पीरियड होता है, तो न्यू 3 बातों पर डिपेंड करता है, एल, एम और टी। लेकिन एल यहाँ पे लेंथ है, एम मास नहीं है बल्कि मास पर यूनिट लेंथ है, देखिए ऐसे आया था नहीं क्वेश्चन, और टी यहाँ पे टाइम नहीं है बल्कि टेंशन है। तो न्यू का फॉर्मूला निकालना है आपको, तो आपका न्यू बात पे डिपेंड करता है 3 बातों पे, एल, एम, टी। लेकिन हमें पावर नहीं दिया, तो हमने पावर ए, पावर बी और पावर सी रखा, और प्रोपोर्शनलिटी का साइन लगा हटाया, तो एक कांस्टेंट आया के, एल पावर ए, एम पावर बी, टी पावर सी। अब स्टूडेंट एल सही है, लेंथ है, एम मास पर यूनिट लेंथ है, तो मास पर यूनिट लेंथ की क्या होगी आपको पता है ना, मास, एम यहाँ पे क्या है, मास पर यूनिट लेंथ। ये कल भी किया था ऐसे क्वेश्चन हमने, मतलब ये नहीं था एक्जैक्टली, फॉर्मूला ये आया था। तो मास की हो गई एम, लेंथ की एल, तो मास पर यूनिट लेंथ की क्या हो गई, एम एल माइनस 1। दूसरा टी, टी क्या है यहाँ पे, टेंशन,
और टेंशन मतलब होता है फोर्स, टेंशन एक तरह का क्या होता है, फोर्स। तो इसकी फोर्स की डायमेंशन होगी, क्या हो गई वो, MLT -2। से ध्यान में रखना कि T यहाँ पर टेंशन आया, टेंशन की कोई अडल्ट डायमेंशन नहीं होती बल्कि फोर्स की डायमेंशन होती है। अब आपका काम क्या है, इसे इक्वेशन 1 रखो और दोनों साइड की डायमेंशन लिखो। ये है आपकी फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का क्या होती है, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1 टाइम पीरियड होता है। क्या होता है, टाइम पीरियड। तो 1/T या T-1 हो गई तुम्हारी फ्रीक्वेंसी की। बस रख दो दोनों साइड की। इसकी हो गई आपकी T-1, K की कुछ नहीं 1 होती है, ऐसे K रख दिया खाली हमने। L हो गया लेंथ L पावर A, M की हो गई तुम्हारी ML-1 पावर B, और T की हो गई आपकी टेंशन MLT -2 टेंशन फोर्स की, और पावर C। सॉल्व करते हैं इसको। T-1 यहाँ पे, यह है K, यहाँ सॉल्व करते हैं। ठीक है, M की पावर एक B आ रही है और M की पावर एक C आ रही है। M की पावर B, M की पावर C। L की पावर एक तो A आ रही है, M तो कर लिया आपने, A आ रही है। ठीक है, L की पावर -1 इंटू B, -B आ रही है। L की पावर बाहर से क्या, C। T में क्या क्या आ रहा है, T में और कहीं नहीं आ रहा, बस यहाँ पे आ रहा है -2 बाहर से C, तो -2C। K, M की पावर होगी तुम्हारी B प्लस C, L की पावर हो गई A माइनस B प्लस C, T की पावर होगी -2C। यहाँ है T की पावर -1। T की पावर -1 का मतलब समझ रहे हो ना, M की पावर 0 होगी और L की पावर 0 होगी। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब हमने कंपेयर कर दिया दोनों साइड, तो B प्लस C इक्वल टू कितना आ गया, 0। ठीक है, और A माइनस B प्लस C, A माइनस B प्लस C, L की पावर 0, और -2C -1 के इक्वल आ रहा है। -2C -1 के इक्वल, तो C इक्वल टू 1/2। C 1/2 हो गया, तो B कितना आ गया यहाँ से, -C। B इक्वल टू यहाँ रखा C की वैल्यू -1/2। A और C यहाँ रख देते हैं, सॉरी B और C, और A आ जाएगा, तो A माइनस B है -1/2, C है आपका +1/2 इक्वल टू 0। तो ये हो गया A +1/2 +1/2 इक्वल टू 0। तो A +1 इक्वल टू 0, तो A कितना आ गया आपका -1। तीनों ABC की वैल्यू हमने इक्वेशन 1 में पुट कर दी, तो क्या बना आपका, न्यू इक्वल टू K L M T था, A आ गया आपका -1, M आ गया आपका, M के ऊपर पावर आ गई B -1/2, और C आ गया आपका 1/2। थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं। पावर पहले पॉजिटिव बनाते हैं, ये दोनों नेगेटिव पावर है, सो नीचे ले जा देते हैं, तो पॉजिटिव हो जाएगी। तो ये हो गया L, ये हो गया M की पावर 1/2, ये भी पावर। अब न्यू इक्वल टू K हो गया 1/L, तो ऐसे रख दिया। ठीक है, T की पावर भी और M की पावर भी, दोनों की पावर है 1/2, तो इसको हम स्क्वायर रूट के अंदर लिख सकते हैं। तो K/L √T/M, ये आ गया आपकी जो फॉर्मूला है वो डिड्यूस हो गया कि कैसे हम क्या निकालते हैं, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला निकालते हैं फॉर द स्ट्रेस्ड स्ट्रिंग। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में आओ स्टूडेंट। यह है आपका एक प्लैनेट है जो सन के अराउंड नियरली सर्कुलर ऑर्बिट में आपका मोशन कर रहा है। इट्स पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन जो है आपका टाइम पीरियड से कैसे जिसे कह सकते हैं पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन को, वो 3 बातों पर डिपेंड करता है, आर रेडियस पे ऑर्बिट की, मास ऑफ सन, और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट पे। तो हमें डायमेंशनली ये प्रूव करना है कि T² इज प्रोपोर्शनल टू RQ। देखिए फॉर्मूला ही निकालने जैसा हो गया ये आपका। फॉर्मूला निकालोगे उसमें आपको दिख जाएगा कि T² RQ के पे डिपेंड करता है। देखिए बाकी चीज़ तो ठीक है, यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है इसकी डायमेंशन निकाल के रख लेते हैं क्योंकि अभी काम आएगी। हमने कहा था कि अगर दो मासी बॉडी के बीच लगने वाला फोर्स F जो होता है वो होता है G(m1m2)/r²। यहाँ से हम ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की डायमेंशन निकालते हैं। तो G कितना हो गया, G यही रखा, बाकी एक जगह ले आए, Fr²/m1m2। तो ये कितना हो गया आपका, फोर्स हो गया आपका MLT-2, ये R है तो L2, नीचे मास और मास है तो M2, सॉल्व किया तो इसको M-1 L3T-2। ये भी काम आएगा, वो मैंने पहले निकाल दिया ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो देखो क्या किस किस बात पे डिपेंड कर रहा है, T डिपेंड कर रहा है आपका R पे, M पे, G पे, पावर A B C। तो T इक्वल टू क्या होगा, K R पावर A M पावर B G पावर C। अब बहुत ही आराम से इसे सॉल्व करेंगे। टाइम पीरियड है T, तो T ही रहेगा। K डायमेंशन लेस, R की पावर A, R है आपका रेडियस, L की पावर A, M मास ऑफ सन है, किसी का ही मास हो, मास M ही होगा,
पावर b, और g की डायमेंशन फॉर्मूला हमने निकाल दिया है m-1 and 3t-2 पावर c। सॉल्व करते हैं। k m की पावर b एक तो आ गया, और यहाँ माइनस c आ रहा है तो माइनस c। l की पावर यहाँ से आया a, और यहाँ 3c प्लस 3c। तो t की पावर, t और कहीं नहीं आ रहा, एक ही जगह आ रहा, -2c। यहाँ कुछ नहीं है आपका, तो m की पावर 0, l की पावर 0, t 1। कंपेयर किया तो b माइनस सी इक्वल टू आ गया आपका 0, a प्लस 3c आ गया आपका 0, -2c इक्वल टू 1 आ गया, -2c इक्वल टू 1। तो c यहाँ से निकल गया -1/2। c निकल गया तो यहाँ पे पुट कर दिया c, तो b -1/2 इक्वल टू 0, या b इक्वल टू -1/2। ठीक हो गया, b प्लस 1/2 और वहाँ जाके -1/2। a निकाल दिया यहाँ से, a प्लस 3, c कितना है -1/2। तो a कितना आ गया आपका, a -3/2 इक्वल टू 0, a इक्वल टू 3/2। अब क्या करते हो, a b c की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करी। इक्वेशन 1 में पुट करी तो t इक्वल टू क्या आ गया आपका, k r m g पावर a मतलब 3/2, पावर b मतलब -1/2, पावर g की पावर मतलब -1/2। पहले पावर को पॉजिटिव बनाते हैं, तो k r की पावर 3/2 तो ऊपर रखा, नीचे ले गए m की पावर 1/2, g की पावर 1/2। देखो एक बार कोशिश करते हैं कि सारी पावर आपकी 1/2 में चेंज हो जाएंगी। बस इसको क्या लिख दो, r³ लिख दो, बाहर से पावर 1/2। नीचे वाली पावर तो ऑलरेडी क्या है, 1/2। अब 1/2 जितनी पावर है एक सी है, तो उन पूरे को एक ही ब्रैकेट के अंदर डाल देते हैं। r³ बोले, m बोले या g बोले, इन सब की पावर है 1/2। और 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 को हम लिख सकते हैं अंडर रूट ना। तो अंडर रूट ऑफ क्या हो गया, r³ अपॉन g। ये तो आपका फॉर्मूला निकल गया। अब देखो इसमें अगर दोनों साइड की स्क्वायरिंग करो, के हटा दो, जैसे हमने कहा कि टी किसके प्रोपोर्शनल है यहाँ पे, अंडर रूट r³ अपॉन g m के। अब देखिए g ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, जो कि कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट ही रहता है ये हमेशा। और m मास ऑफ सन है, जो कि खुद भी क्या है, कांस्टेंट टर्म है। इसका मतलब t किस बात पर डिपेंड कर रहा है, सिर्फ r³ पे, बाकी तो कांस्टेंट टर्म है। अगर मैं दोनों साइड की स्क्वायरिंग कर दूँ तो ये क्या हो गया, t² इज प्रोपोर्शनल टू r³। यही हमें प्रूव करना था। यहाँ पे क्या लिख दोगे, g एंड m, ये क्या आपके कांस्टेंट। तो स्टूडेंट इस तरह से देखिए, अगर आपने एक क्वेश्चन अच्छे से गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, तो बाकी क्वेश्चन कितने स्मूथली आपके बन रहे हैं। तो स्टूडेंट ये था आपका डायमेंशन एनालिसिस। पहले हमने डायमेंशन फॉर्मूले निकाले आपके 54, 55 एंड देन उसके बाद हमने बात करी इसके एप्लीकेशन की। ये बात करी थी हमने, 3 एप्लीकेशन हमने पढ़ दिए। ठीक है, छोटी छोटी चीज़ें रखी है इसमें आपकी इस चैप्टर में। मेन पार्ट इसका हो गया, जो डायमेंशन वाला है वो हो गया। छोटी छोटी चीज़ें हैं अपने सिग्निफिकेंट फिगर्स है, आपकी एरर्स वगैरह है, तो उसको आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग 2-3 दिन में पूरे करने की कोशिश करेंगे। और स्टूडेंट इसी तरह से अपना प्यार दिखाइए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, शेयर करिए। और एक चीज़ और, आपको जो टॉपिक आपको ऐसा लगता है कि कुछ स्किप हुआ है या आपको कुछ और पढ़ना है, जिसमें आपको अपना थोड़ा कंसेप्ट क्लियर करना है, फंडामेंटल पढ़ना है, तो आप वो टॉपिक को कमेंट में सेक्शन में जाके कमेंट लिख के उसको मेंशन कीजिए, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में उसे इंक्लूड करने की कोशिश करूँ। तो स्टूडेंट ऐसे पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, खुश रहिए। सबसे पहले तो जो भी करें खुश रहते हुए करिए, जो भी आप पढ़ाई कर रहे हैं। और अगर खुश रहते हुए करेंगे तो रिजल्ट जो होंगे वो अल्टीमेट आएंगे। तो इन्हीं बातों के साथ हैव ए नाइस डे।